नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है गुरुजी एजुकेशन हब। मैं रोहित शर्मा। हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि का हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने जनसंख्या का परिचय, विश्व जनसंख्या का असमान वितरण, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इन विषयों की हम चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। आज की चर्चा का जो विषय है वो है जनसंख्या घनत्व और वितरण, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक को साथ साथ हम उसका विश्लेषण मैप के ऊपर भी करते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे जनसंख्या महासमूह की। तो विश्व में जो संख्या का विश्लेषण करने पर मालूम चला है कि कुल जनसंख्या जो है उसका 80% भाग 20 डिग्री एन से 60 डिग्री एन के मध्य निवास करता है, और जो जनसंख्या का विशाल भाग है इनको 4 विशाल क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, जिसे हम जनसंख्या का महासमूह कहते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि 80% भाग 20 डिग्री एन नॉर्थ, 60 डिग्री एन नॉर्थ, ये कहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो इसका हम एक वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। ये वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। ये 0 डिग्री, 0 डिग्री थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं 15 डिग्री, और 15 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर 20 डिग्री, 20 डिग्री से लेके 60 डिग्री मध्य के मध्य, 20 से 60 डिग्री एन के मध्य जनसंख्या का विशाल, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है वो निवास करती है, जो बताया आपको 80%। ये आपका 60%, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो एरिया है 20 डिग्री एन से 60 डिग्री एन के मध्य जनसंख्या यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर लगभग एशिया, यूरोप, अफ्रीका का लगभग बहुत सारा पार्ट हम इसमें कवर कर लेते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर इसलिए विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। और हमने कहा कि इसको 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करती है। तो वो 4 विशाल क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो 4 विशाल क्षेत्र हैं एशियाई जनसमूह, जैसे कि आपने मैप पे देखा था अभी, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिका जनसमूह, अफ्रीकी जनसमूह। तो अभी हम इन 4 विशाल क्षेत्रों के एक बार फिर मैप पे कर देख लेते हैं हम। पहला था एशियाई जनसमूह, ये आपका एशिया का जनसमूह, यूरोप, अमेरिका, इसमें उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, ये आपके जनसंख्या के विशाल जो समूह हैं को 4 भागों में बांटा गया है। हम चर्चा करेंगे पहले एशियाई जनसमूह की। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या इस जनसमूह में निवास करती है। इसे अध्ययन की दृष्टि से 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है आपका पूर्वी एशिया, जिसके अंदर आता है चीन, जापान, कोरिया। सेकंड है दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें आते हैं थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। दक्षिणी एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एवं श्री। मैप पर आप देख सकते हैं एशिया वाला पार्ट, इसके अंदर चाइना, जिसको चीन, जापान, कोरिया, जो पूर्वी क्षेत्र में आते हैं एशिया के, और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो आते हैं थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, और दक्षिण जो एशिया में आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका का पार्ट आता है। तो यहाँ हम देख चुके हैं। इन पूरे प्रदेशों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इन्हें मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। एशियाई जनसमूह के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील है।
क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। तो लगभग लोग जितने भी देश हैं, इनकी जो अर्थव्यवस्था है कैसी है, विकासशील है। अतः यहाँ जापान को छोड़कर शेष अधिकांश देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं। इन देशों की प्रमुख समस्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर है, जिसके कारण रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का संकट गहराने लगा है। अब हम देखते हैं यूरोपीय जनसमूह की बात करते हैं। तो यूरोपीय जनसमूह है, एशिया के बाद आता है दूसरा बड़ा जनसमूह है। यह जनसमूह 40 डिग्री एन से 60 डिग्री एन के मध्य में निवास करता है। आप देख सकते हैं 40 डिग्री एन से 60 डिग्री एन के मध्य, 40 से 60 डिग्री एन के मध्य का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये यूरोपीय जनसमूह आता है आपका ये। ठीक है, तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। यह जनसमूह हमने बात की 40 डिग्री एन से 60 डिग्री एन के मध्य में है। 45 डिग्री एन से 55 डिग्री एन के मध्य इस जनसमूह की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है, क्योंकि इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि यह विकसित अर्थव्यवस्था, साक्षरता का स्तर, उच्च तकनीकी विकास होने के कारण। ठीक है, तो इस जनसमूह में रूस व जर्मनी क्रम से प्रथम व द्वितीय स्थान पर हैं। 19 शताब्दी के उत्तरार्ध के औद्योगिक क्रांति के पश्चात जनसंख्या नगरों के समीप बढ़ी है। यूरोपीय जनसमूह के देशों में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही कम है। अतः जनसंख्या वृद्धि स्थिर अवस्था में है। प्रति व्यक्ति आय, लोगों का जीवन शैली उच्च स्तर पर है, क्योंकि देखा है एशिया से थोड़ी सी सेकंड स्थान पर रखा जाता है। तो बेसिकली कि थोड़ा जीवन स्तर ठीक ठाक होगा। थोड़ी जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या कम होगी, जितनी कम होगी उतना आपका जीवन का स्तर, आपकी स्वास्थ्य है, आपकी शिक्षा है, आपको बेहतर सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। तो हम अध्ययन कर चुके हैं यूरोपीय जनसमूह का। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अमेरिका जनसमूह, यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है। यह विश्व सबसे नवीन विकसित जनसमूह भी है। इसमें यूएसए व कनाडा प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस जनसमूह का विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के उपरांत हुआ है। तो यूरोप के लोग जैसे प्रवास हुआ तो वो अपने अमेरिकी जनसमूह में आकर निवास करने लगे, तो इसके कारण यहाँ की जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ने लगी है। इस जनसमूह की 80% आबादी 30 डिग्री एन से 45 डिग्री एन तथा 100 डिग्री डब्ल्यू के पूर्व में निवास करती है। 75% लोग नगरों में निवास करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था होने के कारण जन्म दर व मृत्यु दर दोनों पूर्णतः नियंत्रित में हैं तथा बाहरी देशों से अप्रवास पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी कारण यहाँ की जनसंख्या क्या है, कंट्रोल में है। तो जैसे प्रवास अपने यहाँ लोग आते जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या कर दिया, बाहरी लोगों का जो प्रवास था वो यहाँ पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होने लगी है। लोग विकसित हैं और विकासशील मैं कहूँगा ये संपूर्ण विकासशील जनसमूह की श्रेणी में आता है। अब बात करेंगे हम अफ्रीकी जनसमूह की। आकार की दृष्टि से अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका 70% भाग मरुस्थल व सघन वनों से आदृत होने के कारण प्राय निर्जन है। इस जनसमूह में जनसंख्या केंद्र मुख्यतः 3 क्षेत्रों में मिलती है। पहले ये नील नदी घाटी वाले क्षेत्र के आसपास कोई नदी है तो पानी की व्यवस्था है। तो मिट्टी उपजाऊ होगी तो लोगों को खाने पीने रहने की सुविधा अच्छी यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या पाई जाती है। तो एक बार नील नदी का विस्तार क्षेत्र हम देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं अफ्रीकी जनसमूह में नील नदी घाटी वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं। इस क्षेत्र में लोग अधिक निवास करते हैं।
आर्थिक घनत्व, इसमें प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या का विचार किया जाता है। क्या ये पता किया जाता है आर्थिक घनत्व के अंदर कि जितने भी उत्पादन हैं हो रहे हैं वो कुल जनसंख्या के लिए पर्याप्त हैं या नहीं है, उसका इसमें विचार किया जाता है। तो आर्थिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें कुल जनसंख्या है उसमें आर्थिक संसाधनों की जो उत्पादन क्षमता है उसका भाग दे दिया जाता है, जिससे प्रति व्यक्ति आर्थिक घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है कायिक घनत्व, इसमें कृषि क्षेत्रीय घनत्व भी कहते हैं। इसमें प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाले मनुष्यों की जनसंख्या विचार किया जाता है कि कितने लोगों ने खेती कर रहे हैं और कितने भूमि निवास के लिए पर्याप्त है और कितनी भूमि खेती के लिए पर्याप्त है। तो उसका हम यहाँ पर खेती वाला जो पार्ट है उसका घनत्व पता करते हैं कि कितनी जमीन भूमि पर खेती की जा रही है। तो इसके लिए कुल जनसंख्या में कृषि योग्य भूमि का भाग दे देंगे। ये निकाला जाता है कि कितनी भूमि पर कृषि हो रही है, उस का नाप तोल करके उतनी भूमि का कुल जनसंख्या में भाग दे देंगे, जिससे मालूम चलता है कि इन व्यक्तियों के लिए या निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए योग्य कृषि से उत्पन्न जो अनाज दाल जो है वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, ये जनसंख्या, इसलिए हम इसका पता करते हैं। कृषि घनत्व, इसमें कृषि की जाने वाली भूमि व निवास करने वाले कृषक जनता का विचार किया जाता है कि जो भूमि है उसके लिए कितने किसान हैं, इसका हम इसमें विचार करते हैं। केवल जो कृषक हैं का अन्य जनता का नहीं करते, इसमें सिर्फ ओनली जो खेती करने वाले किसान हैं उन्हीं का इसमें घनत्व निकाला जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, कृषक जनसंख्या जो होती है उसमें जो कृषि योग्य भूमि है उसका भाग दे देते हैं, जिससे इसका घनत्व हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है पोषण घनत्व, इसमें प्रदेश की भोज्य फसलों के क्षेत्रफल और प्रदेश की कुल जनसंख्या का विचार करते हैं कि जनसंख्या कितनी है और जो भोजन का जो पदार्थ है, वो जो फसलें उगती हैं वो कितनी क्षेत्रफल पर उगती हैं, है ना, उनका हम कुल जनसंख्या में भाग देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो फसल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही है या नहीं। तो हमने यहाँ पर मालूम किया आर्थिक घनत्व, गणितीय घनत्व, जिसके आधार पर हम निवास करने वाले लोगों की का घनत्व पता कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर पर कितने लोग निवास करते हैं। आर्थिक घनत्व के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि जो संसाधन है वो कुल जनसंख्या के अनुपात से सही है, उपलब्ध है या नहीं। कायिक घनत्व से हम पता कर सकते हैं कि कुल जनसंख्या के आधार पर कृषि योग्य भूमि कितनी है। कृषि घनत्व के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि जो कृषि योग्य भूमि है उसके ऊपर किसान कितने उपलब्ध हैं। पोषण घनत्व के आधार पर पता कर सकते हैं कि जो कृषि योग्य भूमि पर है जो फसल उगाई जा रही है वो उन लोगों के लिए कितनी पर्याप्त है या नहीं है। यहाँ हम देखते हैं एक प्रश्न है, यदि जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,50,000 है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जनसंख्या घनत्व हम किस प्रकार निकालेंगे। तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो कुल जनसंख्या थी 1,50,000, उसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आया 1500। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1500 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण। कि जनसंख्या में विश्व का जो विश्व की जनसंख्या है उसके घनत्व का वितरण किस किस प्रकार किया गया। तो विश्व में जनसंख्या ब्यूरो, जिसका कार्यालय वॉशिंगटन में है, के अनुसार 2015 में विश्व की जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रीय असमानता मिलने के कारण यह घनत्व एशिया में 116 व्यक्ति, यूरोप में 32 व्यक्ति, अफ्रीका में 27 व्यक्ति, उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति, दक्षिण अमेरिका में 20 व्यक्ति तथा ओशिनिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग
किलोमीटर है। तो हम देख रहे हैं कि जो जनसंख्या का जो वितरण है, घनत्व का जो वितरण है, वो असमान है। असमान क्यों है? क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोगों की जनसंख्या अलग अलग है और उनका क्षेत्रफल भी अलग अलग है। सहारा जो अफ्रीका में है, ग्रीनलैंड जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, साइबेरिया जो उत्तरी एशियाई का खंड है, मंगोलिया चीन के जो ऊपर है, में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्थिति प्रतिकूल है। बहुत साहसी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ के जो वातावरण है वो रहने के लिए अनुकूल नहीं है। बहुत साहसी लोग यहाँ पर निवास कर सकते हैं। अधिकांश जगह पर, यदि हम चीन के ऊपर की बात करें, मंगोलिया, यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम रहता है, हमेशा बर्फ़ रहती है। तो हम जैसे सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कुछ साहसी लोग जैसे एस्किमो, बुशमैन जनजाति के बारे में, ये लोग इस प्रकार के लोग यहाँ निवास करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति जो घनत्व है वो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है, क्योंकि यहाँ का जीवन बहुत साधारण नहीं होता, हर रोज़ यहाँ संघर्ष करना होता है। इसके विपरीत सिंगापुर में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है, बहुत ही ज़्यादा है। और सिंगापुर की एक बात है कि सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण देश है। यहाँ 100% नगरीय जनसंख्या है और ये बहुत विकसित शहर है। यहाँ ना कोई गांव है, 100% नगरीय ही जनसंख्या निवास करती है और 7,797 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर लोग निवास करते हैं। तो बहुत सघन जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो सघन जनसंख्या के हिसाब से मैप देख रहे हैं। मैप देखने से पहले हम और मैप को हम बाद में रिवाइज करेंगे, बाद में देखेंगे। तो उससे पहले हम मालूम कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व के 5 प्रमुख भाग कौन कौन से भाग हैं। जनसंख्या की जो घनत्व की दृष्टि से 5 भागों में हमने इसको बांटा है। तो पहला है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले भाग। दूसरा है, जहाँ पर साइड में लिखा भी है मैंने, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, वो अत्यधिक जनसंख्या वाला हो गया। अधिक जनसंख्या वाला घनत्व जहाँ 100 से 250 व्यक्ति। सामान्य जनसंख्या 100 से 100, तो 10 से 100। कम जनसंख्या घनत्व वाले 1 से 10। प्राय जनविहीन क्षेत्र एक व्यक्ति, जैसे हमने अपने चर्चा की थी, मंगोलिया वगैरह, साइबेरिया, मंगोलिया, ग्रीनलैंड, सहारा, है ना, यहाँ लोग एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। अब हम मैप को एक बार फिर देखते हैं। तो मैप में दिखाई दे रहा है बिल्कुल वाइट वाला जो क्षेत्र है वो 5 से कम जनसंख्या है प्रति वर्ग किलोमीटर में। जहाँ हल्की हल्की डॉट्स हैं वो 6 से 10। जो थोड़ा डार्क है 11 से 100। बहुत ज़्यादा डार्क है 101 से सलेटी कलर का 101 से 250। और जो बिल्कुल डार्क है वहाँ पर 250 से अधिक लोग रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ एक बार, ये वाला पार्ट है, ये वाला, यहाँ पर 250 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। और 5 से कम ये वाला क्षेत्र जो हमने पढ़ा था, कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका में है, ये वाला पार्ट जहाँ एस्किमो जनजाति निवास करती है ना, इस तरह के क्षेत्र हैं यहाँ पर 5 से भी कम जनसंख्या निवास करती है। अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से, ये देख लेते हैं। वे देश जहाँ जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, इसके अंतर्गत विश्व में के 3 जनसंख्या समूह को शामिल किया जाता है। कौन कौन से? पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। अभी कुछ देर पहले ने पढ़ाया था, चाइना, जापान, कोरिया, पूर्वी एशिया इसमें आते हैं। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि दक्षिण एशिया में आते हैं। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर आदि दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं। तो मैंने पॉइंट के आधार पर जो जो क्षेत्र आते हैं वो भी इसमें लिख दिए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। ऐसी जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी।
पश्चिम एवं मध्यवर्ती यूरोप, इसमें आता है यूरोप का वह इलाका जो 45 डिग्री एन से 55 डिग्री एन के मध्य का इलाका है, जो काफ़ी क्या है, सघन है, जहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, इसमें आते हैं अटलांटिक महासागर बंदरगाह भी है, और आपको पता है जहाँ बंदरगाह वगैरह होंगे तो लोग डेफिनेटली वहाँ पर निवास करेंगे, रोजगार का साधन है, तो वहाँ सघन जनसंख्या होना स्वाभाविक है। नगरों का अच्छे से विकास हुआ है, इसलिए जनसंख्या काफ़ी सघन है, अतः जनसंख्या घनत्व उच्च है ही। उपरोक्त तीनों प्रदेशों में उच्चतम मृदा, समतल मैदान, जल, खनिज, उद्योग तथा परिवहन साधनों की अनुकूल दशाएं मिलती हैं, इसी कारण जनसंख्या घनत्व उच्च हो जाता है। ये आपने देखा है पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती है। और इन्हीं क्षेत्रों में कभी कभी 1500 से 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि लोग रोजगार के कारण यहाँ जाते हैं, फिर वापस अपने घर आ जाते हैं, फिर रोजगार जैसे ही रोजगार के लिए यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कभी कभी बढ़ जाता है, और यह है 1500 से 4000 व्यक्ति भी हो जाता है। ये था अत्यधिक। अब बात करेंगे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र की। इन क्षेत्रों में एशिया के आंतरिक भाग, उत्तर अमेरिका, चीन, मध्यवर्ती भारत, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के तटवर्ती भाग तथा पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी यूरोप आते हैं। ठीक है। अब और इन क्षेत्रों में जो समुद्र हैं और जो महाद्वीप हैं उनके जो किनारे हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलती है। अब है सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अस्थायी कृषि, पशुचारण, वनिक मतलब जंगल तथा मरुस्थलों के निकट कृषि वाले क्षेत्रों में जनघनत्व सामान्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान शामिल किए जाते हैं। आप देखा होगा लोग वहीं ज़्यादा निवास करना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें आर्थिक सुविधा मिले, खाने पीने की, जॉब की अच्छी व्यवस्था मिल जाए, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं और वहीं पर जनसंख्या सघन हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर गुड़ होगा वहाँ चींटियाँ जाएंगी ही जाएंगी, जहाँ काम होगा, रोजगार होगा, वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं। अब कृषि, पशुचारण, जंगल, मरुस्थल, यहाँ पर क्या रोजगार के साधन कम उपलब्ध होते हैं, तो यहाँ पर लोग कम निवास करते हैं, इसलिए यहाँ की जनसंख्या सामान्य रहती है। अब कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, अफ्रीका में सूडान, लीबिया, मालाइसी, यह एक भाषा है जो मेडा गावस्कर में बोली जाती है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, दक्षिण अमेरिका में पेरू, इक्वेडोर तथा उत्तरी अर्जेंटीना, एशिया के पश्चिमी साइबेरिया, बोर्निया, पखाड़ी देश इसमें आते हैं जनसंख्या कम घनत्व में। अब हम बात करते हैं प्राय जन विहीन क्षेत्र, जहाँ पर लोग बहुत ही नाम मात्र के रहते हैं। विश्व के अतिशील प्रदेश, अति उष्ण आर्द्र प्रदेश, अति शुष्क प्रदेश तथा उच्च पर्वतीय प्रदेश प्राय जन विहीन है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो वातावरण की स्थिति है वो लोगों के अनुकूल नहीं है, हमेशा प्रतिकूल है। इस कारण यहाँ पर लोग निवास नहीं करते। तो हमने अभी चर्चा की थी कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व के 5 प्रमुख भाग थे, जिसमें अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, अधिक जनसंख्या घनत्व, सामान्य जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या घनत्व और प्राय जनविहीन क्षेत्र। और इन सभी का अपने एक बार मैप भी देख चुके थे। एक बार हम कुछ ऐसे देशों का विवरण कर लेते हैं जो जनसंख्या घनत्व के मामले में हैं। जैसे बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, प्रति व्यक्ति जो वर्ग किलोमीटर है वो 188 है, जो अधिक है। दक्षिण कोरिया 506, रुवांडा 422, नीदरलैंड 405, भारत 388, बेल्जियम 367, जापान 337, श्रीलंका 312, फिलीपींस 321 और एल सल्वाडोर 299। अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है या घटती है।
जनसंख्या वहीं बढ़ेगी जहाँ रोजगार होगा, आर्थिक स्थिति ठीक होगी, जॉब मिलेगा, तो वहीं जनसंख्या निवास ज़्यादा करते जो लोगों के अनुकूल होती है। जिसमें पहला कारण है भौतिक कारण। भौतिक कारण में है स्थिति, क्षेत्र, प्रदेश की स्थिति। भौतिक कारण के अंदर ही पहला कौन था? स्थिति, जिसमें है क्षेत्र प्रदेश की स्थिति का जनसंख्या पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग मैदानों और मंद ढालों पर ज़्यादा निवास करते हैं, जबकि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन विकास बाधक होता है इसलिए वहाँ की जनसंख्या कम पाई जाती है। दूसरा है जल की उपलब्धता। मैं ये तो पता जहाँ जल ज़्यादा होगा वहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे। तो जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। जलवायु, वह स्थान जहाँ की जलवायु मानव अनुकूल होती है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है, जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश। विषम जलवायु में आबादी विरल पाई जाती है, जैसे बहुत ठंडे प्रदेश। मृदा, उपजाऊ मृदा कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाएं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ अधिक लोग निवास करते हैं। ये तो थे हमारे भौतिक कारण। अब है आपका आर्थिक कारण। भाई आर्थिक मतलब रोजगार। कई जगह ऐसी हैं जैसे इंडीज पर्वत पर तांबे की खान है, अब है होने को तो वो वहाँ पर जो जीवन है, वातावरण है, वो बहुत ही प्रतिकूल है, फिर भी वहाँ लोग निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि तांबे की खान है और तांबा है तो उद्योग है, उद्योग है तो पैसा है, और जॉब है तो लोगों का रहन सहन अच्छा होगा। खनिज, जहाँ खनिज होते हैं वहाँ खनन कार्य होता है, तो वहाँ औद्योगिक विकास होता है। अतः अकुशल तथा कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुँचते हैं और जनसंख्या सघन बना देते हैं। नौकरीकरण, नए रोजगार, शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतरीन साधन मानव को आकर्षित करते हैं, अतः आबादी सघन हो जाती है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण बड़ी संख्या में जोड़ते हैं, आकर्षित करते हैं। कारखानों में श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंककर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले होते हैं। जापान के कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन हुआ है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। हमने देखा होगा जहाँ पर मंदिर होते हैं या धार्मिक स्थान होता है वहाँ पर रोजगार के साधन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, दुकानें होती हैं, तो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं रोजगार के लिए और वहाँ की जनसंख्या सघन हो जाती है। इसी क्रम में अगला टॉपिक जनसंख्या वृद्धि। एक निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में होने वाला धनात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। भारतीय संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि दर 10 वर्ष के अंतराल में निकाली जाती है, इसलिए इसको हम 10 की जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसलिए कहते हैं भारत की हम बात करें तो जैसे हम कैसे निकालते हैं, जैसे भारत की जनसंख्या सन 2001 में 102.7 करोड़ थी। अब 2011 में जब जनगणना की गई तो उस जनसंख्या बढ़कर 121.01 करोड़ हो गई। तो इनका अंतर कितना आया? 18.31 करोड़ इनका अंतर आया। तो यह अंतर 10 वर्ष का है, अतः यह 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हो गई। कितनी? 18.31 करोड़। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए 10 की जनसंख्या वृद्धि कैसे निकालेंगे? देखो क्या करेंगे, कुल वृद्धि, जैसे वृद्धि कितनी हुई? 18.31 करोड़। आधार वर्ष की वृद्धि मतलब 2001 में कितनी जनसंख्या थी उसका उसमें भाग दे देंगे, उसे 100 से गुणा कर देंगे। तो वृद्धि कितनी थी? 18.31। और अपना आधार वर्ष क्या था, मतलब किस वर्ष से हमने तुलना की? 2001 से। तो ये अपना आधार वर्ष हो गया, तो उसको डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया? 17.81%। तो ये क्या हो गया? वृद्धि दर।
हमें बात मालूम करेंगे वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसके लिए क्या करेंगे, वृद्धि दर में 10 के भाग करेंगे। तो क्या ये अपनी अपनी अभी वृद्धि दर 17.81%, उसको 10 से भाग दिया तो 1.78% आ गई। ये कैसे कि वार्षिक आ गई, तो प्रत्येक साल 1.78% जनसंख्या बढ़ी है। और 10 सालों में कितनी बढ़ी है, 17.81% बढ़ी है। और पर वर्ष प्रतिवर्ष निकाला है तो कितनी आई है, 1.78% आई है। तो इस प्रकार हम जनसंख्या वृद्धि निकालते हैं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर निकालते हैं और वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर निकालते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ सीख जाना जनसंख्या की वृद्धि कैसे निकालते हैं। वृद्धि निकालने के लिए हमें आधार वर्ष चाहिए होता है और किस वर्ष की तुलना से हम कर रहे हैं वो वर्ष चाहिए होता है। और हम भारत के अंदर हर 10 वर्ष में वृद्धि दर जनसंख्या गिनी जाती है और वृद्धि दर निकाली जाती है। भारत की जनसंख्या 2011 में 21.01 थी हो गई, जबकि 2001 में 102.7 थी। निष्क्रिय जो वृद्धि हुई 18.3% हुई। इसी क्रम में आगे चलते हैं और हम चर्चा करेंगे अब विभिन्न कालों में जनसंख्या वृद्धि कि किस प्रकार के काल में कैसे की जनसंख्या वृद्धि होती गई। तो पहली जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल। यह वह कालखंड है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इस काल में भोजन आखेट व भोज्य पदार्थों के संग्रहण से प्राप्त किया जाता था। महाद्वीपों पर बर्फ के कम होने के कारण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण यूरोप तथा दक्षिण पश्चिमी एवं पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार हुआ। अमेरिका की भूमि पर मानव की उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग रहते थे, जो कि 15,000 वर्ष बाद लगभग 53 लाख हो गए। अनुमान के आधार पर उस समय विश्व का औसत जन घनत्व 0.4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कब था, प्रागैतिहासिक काल, जो सबसे पहले काल जब लिखो, इसका कोई लिखित हमारे पास कुछ नहीं था। लोग ज़्यादातर लोग शिकार वगैरह करके अनाज संग्रहण करके अपना जीवन यापन करते थे। ये उस समय की बात है। इसके बाद आया प्राचीन काल। आज से लगभग 6000 साल पहले विश्व के कुल भागों में मनुष्य ने कृषि पशुपालन आरंभ कर दिया। नदी घाटियों में कृषि के साथ साथ नगरों की स्थापना हुई। ईसा मसीहा के समय विश्व की कुल जनसंख्या 2030 करोड़ के मध्य होने का अनुमान था। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस समय विश्व की जो जनसंख्या थी, एक अनुमान के आधार मानी जाती है कि 2030 करोड़ के मध्य के आसपास थी। सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोमन साम्राज्य उस समय विशाल जनसंख्या वाले क्षेत्र थे। अब अगला है मध्यकाल। 700 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का समय मध्यकाल कहलाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। इस काल में बाढ़, सूखा, महामारी, युद्धों के कारण जनसंख्या में कमी हुई। आधुनिक काल। 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1650 ईस्वी की तुलना में 100 साल बाद 1750 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ हो गई। प्रागैतिहासिक काल में 20 लाख जनसंख्या बढ़ने के लिए 15,000 वर्ष लगे, जबकि आधुनिक काल में 100 साल में ही 18 करोड़ बढ़ गई। 1850 में यह बढ़कर 133 करोड़ हो गई। 1950 ईस्वी तक विश्व जनसंख्या 251 करोड़ हो गई। 2000 ईस्वी तक जनसंख्या 610 करोड़ हो गई। वर्ष 2013 तक जनसंख्या बढ़कर 714 करोड़ हो गई। ये हम बात करें पूरे विश्व की। तो आज हमने क्लास 12 के चैप्टर 3 के पार्ट 2 की चर्चा की और चर्चा का जो बिंदु था जनसंख्या घनत्व, वितरण, जनसंख्या को
प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि और कालखंड था हमारा चर्चा का विषय। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ये जो वीडियो है भूगोल वैज्ञानिकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को समर्पित है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी वीडियो आपको समय मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया जो है नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया, आपका सुझाव हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आपके द्वारा दिए गए सुझाव से हम हमारे जो टीचिंग मेथड है उसमें और सुधार ला सकते हैं, कुछ कमी हो उनको और सुधार कर सकते हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं, हमारा ऊर्जा जो सोर्स है वो बनाए रखें। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।